हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने लर्निंग की मीनिंग और लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज की क्लास में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग की बात करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस सेंस से है कि एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की लर्निंग किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है, किन किन चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं और किन किन चीज़ों के पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। जिन चीज़ों के नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उस काम को करने से हमें बचना होगा, और जिन चीज़ों के पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं उन सारे कामों को हमें करना होगा जिससे बच्चों की लर्निंग प्रमोट हो सके, है ना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं डिफिनीशन ऑफ लर्निंग। अब उन्होंने डिफाइन किया था और देखा था कि चेंज इन बिहेवियर और मॉडिफिकेशन इज इन बिहेवियर इज नोन एज लर्न। हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन हो जाए या स्वभाव में कुछ सुधार हो जाए तो सुधार को हम लर्निंग कह सकते हैं। एक डिफिनेशन स्क्रीन पे और आपके शो हो रही है। लर्निंग इज अ परमानेंट बिहेवियरल चेंज थ्रू एक्सपीरियंस। यानी कि जो व्यवहार का परिवर्तन है अगर वो परमानेंट हो रहा है तो परमानेंट कैसे होगा? जब हम एक्सपीरियंस के थ्रू बिहेवियरल चेंज करें। हमें जिन चीज़ों का अनुभव प्राप्त हो जाता है, जिन चीज़ों का हमें अनुभव प्राप्त हो जाता है उन चीज़ों के लिए हम ये हमारे माइंड में चीज़ें वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं और हमें जैसा महसूस होता है हम उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम वैसा ही रिएक्शन या वैसा ही अपने मन में एक थॉट जन बना लेते हैं, तो वो लर्निंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया हमने कैसे किया है। यहाँ पे लर्निंग इज अ परमानेंट बिहेवियरल चेंज थ्रू एक्सपीरियंस। इट इज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, etc। अनुभव के माध्यम से सीखना एक स्थायी व्यवहार परिवर्तन है। यह नया कौशल, ज्ञान, सूचना आदि प्राप्त करने का कार्य है ना। तो अब हम ये देखना है कि एक चाइल्ड का या एक स्टूडेंट का की लर्निंग किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। तो देखो ये 3 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है या उस पर अपना असर डालती है। जो पहला प्रोसेस है, जो पहला पार्ट है इसका, उस पहले पार्ट को हम कहते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल। जो इसका सेकंड मेजर पार्ट है उसे कहते हैं मेथड वेरिएबल, और थर्ड है टास्क वेरिएबल यानी व्यक्तिगत चर। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अपने में यूनिक होती है, आप जानते हो, है ना। तो व्यक्तिगत रूप से कौन कौन सी चीजें किसी व्यक्ति के या किसी विद्यार्थी के लर्निंग को इफेक्टेड करता है, उन सारी बातों को हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है। मेथड वेरिएबल मीन्स पढ़ाने के तरीका। पढ़ाने का तरीका कैसे लर्निंग को अफेक्ट करता है, और जो हम स्टूडेंट्स को जो वर्क कराते हैं, जो उनको कार्य देते हैं, जो टास्क देते हैं, वो टास्क किसी स्टूडेंट के लर्निंग को कैसे इफेक्टेड करता है, इन 3 चीजों को हम यहाँ पढ़ने वाले है ना। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल वेरिएबल या व्यक्तिगत चर। दूसरा हम लोग देखेंगे विधि चर, और तीसरा हम लोग देखेंगे कार्य चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल वेरिएबल की बात करेंगे। इंडिविजुअल वेरिएबल का मतलब, इंडिविजुअल वेरिएबल से मतलब हमारा है कॉग्निटिव और अफेक्टिव मोटर्स, या उनके जो फैक्टर्स हैं, जो उनके डोमेन है, उन डोमेन को कैसे कैसे प्रभावित करता है। यानी व्यक्ति के संज्ञानात्मक और जो भावात्मक कारक है, जो फैक्टर है, वो इंडिविजुअल में शामिल होते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल का मतलब जो संज्ञान, जो हम जानते हैं और जानने के बाद जो महसूस करते हैं, वे हमारी टीचिंग को कैसे प्रभावित करती है, उस बात को हम यहाँ देखने की का प्रयास करेंगे। तो जो पहला फैक्टर है वो इंटेलेक्चुअल फैक्टर, ठीक है।
इंटेलेक्चुअल फैक्टर का मतलब क्या? आप जानते हो कि हर स्टूडेंट की आईक्यू अलग अलग, किसी की आईक्यू बहुत ही ज्यादा होती है, किसी की आईक्यू कम होती है। कुछ विद्यार्थी बौद्धिक रूप से सक्षम होते हैं, कुछ विद्यार्थी बौद्धिक रूप से अक्षम होते हैं। कोई विद्यार्थी किसी चीज को जल्दी जल्दी समझ लेता है, कोई विद्यार्थी किसी चीज को समझने में थोड़ा सा वक्त लगा है ना। तो पहला फैक्टर तो यही है, इंटेलेक्चुअल फैक्टर। जो विद्यार्थी जितना ही इंटेलिजेंट होगा, जिसकी बौद्धिक क्षमता जितना ज्यादा होगी, वो उतना इजी है और उतने जल्दी से ही वो चीजों को सीख पाएगा। और जिसकी बौद्धिक क्षमता कम होगी, वे धीरे धीरे सीखेगा या वो नहीं सीख पाएगा, है ना। ये पहला फैक्टर हो गया इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक कारक। तो पहला कारक क्या हो गया? बौद्धिक कारक या इंटेलेक्चुअल फैक्टर। ये फैक्टर ये बताता है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज या पढ़ने में कमजोर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के कारण होता है, जिसकी आईक्यू जितना ज्यादा, वो उतना ही कुशलता से चीजों को सीख लेता है। जिसकी आईक्यू कम होती है, जो डिसेबल होता है, वो थोड़ा सा देर में सीखता है या थोड़ा सा परेशानी के साथ, है ना। अब दूसरे फैक्टर की हम बात करेंगे, मेंटल फैक्टर। मेंटल फैक्टर का मतलब क्या? मेंटल फैक्टर का मतलब होता है मानसिक कारक से। ये मानसिक कारक कौन कौन चीजें होती है? मानसिक कारक का जो पहला कारक है बेटा, वो इंटरेस्ट है या रुचि। जिन चीजों को हमारी रुचि अच्छी होती है, जो चीजें पढ़ने में हमको मजा आता है, जिन चीजों को लगाने में बहुत अच्छा लगता है, उन चीजों में हम बेहतर कर पाते हैं। जैसे कुछ लोगों को मैथमेटिक्स लगाना बहुत ही पसंद है, कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स से बुरा कोई पेपर चैप्टर नहीं होता, कोई कोई दूसरा विषय नहीं होता। तो जिनको गणित लगाना अच्छा लगता है, उनके लिए गणित बहुत ही आसान है, और जिनके लिए गणित लगाना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए गणित बहुत ही कठिन है। ऐसे ही कुछ लोगों को लिटरेचर पसंद होता है, कुछ लोगों को लिटरेचर नहीं पसंद होता है, कुछ लोगों को सोशल पसंद होता है, कुछ लोगों को साइंस पसंद होता है। यानी हमारा जिधर इंटरेस्ट होता है, हमारा जिस एरिया में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, हमें उसको सीखने में आसानी होती है, और जिधर इंटरेस्ट नहीं होता, उसे सीखने में हमें तकलीफ महसूस होती है। ऐसे ही हमारे एटीट्यूड, हमारे एप्टीट्यूड भी हमारे भी मेंटल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। एटीट्यूड का मतलब हमारा दृष्टिकोण, हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, हम जिन चीजों को के लिए हमारा जैसा व्यू है, हम वैसा ही सुनना और समझना चाहते हैं। हम किसी नई चीज को जल्दी से धारण नहीं करते, ठीक है। तो हमारी रुचियां, हमारा दृष्टिकोण और हमारी योग्यता, ये तीन ऐसे मेंटल फैक्टर्स हैं जो किसी बच्चे के लर्निंग को पर इफेक्ट डालते हैं। हमें जिस चीज को सीखने में रुचि होती है, जिस चीज के लिए हमारा दृष्टिकोण धनात्मक होता है, और जिन चीजों के बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं, उनको हम जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। जिनको नहीं जानते, उसमें उसको सीखने में थोड़ी सी कठिनाई है ना। आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड आर also important in the field of learning. They play a vital role in the mental and general behavior of the individuals. These things are increases the rate of learning. है ना। ये चीजें क्या करती हैं? ये चीजें लर्निंग को क्या करती हैं? लर्निंग को प्रमोट करने का काम करती है, लर्निंग को बढ़ाने का काम। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर के। तीसरा फैक्टर होता है इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर और सोशल फैक्टर का मतलब क्या होगा? इमोशंस का मतलब हमारी भावनाएं, और हमारे सामाजिक कार्य। हमारी भावनाओं का मतलब क्या होगा? हमारी भावनाओं का मतलब होता है जिन चीजों को सीखने में हमें मजा आता है, जिन चीजों को सीखना हमें पसंद है, जिस काम को हमें करना पसंद है, उस काम में हम ज्यादा अच्छे हो जाते। जैसे कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ चीजें पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को म्यूजिक नहीं पसंद होती, कुछ लोगों को खेलना नहीं पसंद होता है, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स लगाना बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारी सोशल फीलिंग, या हमारी एक तरह से कह सकते हैं हमारा इमोशन, हमें जिस काम को करने के लिए प्रेरित करता है, उस काम को हम ज्यादा आसानी से कर। जैसे अगर हमें भी मूवी देखने को कह दिया जाए, तो हम 2 से 3 मूवी देख सकते बिना थक। लेकिन अगर पढ़ने को कह दिया जाए, तो 1 घंटे की पढ़ाई में 3 बार हमको अपनी बैक सीधी करनी पड़ती है, 4 बार घड़ी देखनी पड़ती है, प्यास लग जाती है, भूख लग जाती है, ये सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि
मूवी देखने में मजा आता है और पढ़ना सजा जैसा लगता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो बात समझ में आ रही है? तो ये जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल और इमोशनल फैक्टर्स हैं, ये भी हमारे लर्निंग को इफेक्टेड करता है। सामाजिक कारक की बात अगर करें, सोशल फैक्टर की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि सोशल फैक्टर का मतलब होता है सपोर्ट, या जो सोसाइटी से सपोर्ट हो, या जिस तरह का घर में एनवायरनमेंट हो। अगर मदर फादर अगर खिलाड़ी हैं तो बच्चे का भी खेलने में इंटरेस्ट लग जाता है। मदर अगर अच्छी सिंगर है तो ये भी गाना गाना शुरू कर देती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये सोशल और इमोशनल फैक्टर्स दोनों हमारी लर्निंग को इफेक्टेड करते हैं। ठीक है। जो अगला फैक्टर है इंडिविजुअल में, वो है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब होता है भौतिक कारक। भौतिक कारक से मतलब है हमारे स्वास्थ्य से, है ना। अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम कुछ ज्यादा समय तक पढ़ नहीं पाते हैं। जिस दिन हमें बुखार आ जाता है, या हमको पेन होने लगता है, या जिस दिन हमें क्लास में हेडेक हो जाता है, उस दिन क्या होता है, उस दिन की क्लास हमारी अच्छी नहीं जाती, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि लर्निंग पे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभाव डालता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल फैक्टर है वो हमारे स्वास्थ्य, हमारे पोषण, हमारी शारीरिक कमियों आदि पर निर्भर करता है। और जो क्या करता है, जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हम ज्यादा देर तक अच्छे से जल्दी से चीजों को लर्न कर लेंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य बुरा है तो हमें समय लगेगा, है ना। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। या इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है वातावरण, वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक का मतलब कि यहाँ पे स्कूल इन्वायरमेंट या होम इन्वायरमेंट से मतलब, अगर हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं और स्कूल में जरा सोचो बैठने की अच्छी व्यवस्था ना, क्लास में खूब हमें गर्मी लगती हो, क्लास में अंधेरा हो, या क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा ना हो, बच्चे खूब ज्यादा शोर करते हैं, या क्लासेस में कोई खिड़कियां ना हो, एयर वेंटिलेशन ना हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हम जल्दी थक जाएंगे, हम चीजों को नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि एज्यूम करो कि मान लो एक क्लास में एक बेंच रखी हुई है, उस पर 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते, चलो 4 बैठ लिए, थोड़ी सी दिक्कत से बैठ गए। अगर 5वां व्यक्ति उस पर बैठ गया तो हम उस सीट पे एडजस्ट होते ही रह जाएंगे, टीचर पढ़ा के चले जाएंगे और हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो भी हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है, हमारे अधिगम को या हमारे सीखने को प्रभावित करता है। अगर अच्छा वातावरण है, सुविधापूर्ण वातावरण है, तो वहाँ पढ़ाई अच्छे ढंग से हो पाती है। अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो वहाँ पढ़ाई हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, है ना। अब हम बात करेंगे टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो अगला फैक्टर है वो क्या है, टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर शिक्षक अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी समझता है, अपनी जवाबदेही समझता है, टीचर का व्यक्तित्व कैसा है, उसका पर्सनालिटी कैसी है, वो टीचर से कैसे बिहेव कर, स्टूडेंट से कैसे बिहेव करता है, ये सब कुछ भी लर्निंग को प्रभावित करता है। जैसे जरा सोचो, एक टीचर जिसे क्लास में आती है क्लास सारी डर जाती हो, तो ऐसे टीचर से क्या बच्चा कनेक्ट हो पाएगा, नहीं कनेक्ट हो पाएगा। ऐसे टीचर के टेयर के कारण क्या होगा, बच्चा उससे न तो कुछ पूछ पाएगा, न तो उसकी बात सुन पाएगा, न तो उससे कुछ समझ पाएगा, है ना। एक टीचर ऐसा हो जो बच्चों की हमेशा हेल्प करता हो, बच्चों की बातों को सुनता हो, उनकी सारी प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर लेता हो, तो उससे क्या होगा, उससे टीचर से सारे स्टूडेंट क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। जब स्टूडेंट कनेक्ट हो जाएंगे तब उससे अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। या जो टीचर का बिहेव है, जो टीचर की पर्सनालिटी है, वो भी स्टूडेंट के लर्निंग को प्रभावित करती है। अगर उसकी पर्सनालिटी अगर पॉजिटिव है, मोटिवेशनल अगर पर्सनालिटी है टीचर का, तो स्टूडेंट्स ज्यादा ग्रोथ करते हैं, उस टीचर से ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। और जिस टीचर का टेरर अच्छा हो ज्यादा होता है क्लास में, जो टीचर थोड़े से
बच्चों से घुल मिल नहीं पाते, तो ऐसे टीचर्स से बच्चे कम जुड़ पाते हैं और उनकी लर्निंग जो है इससे प्रभावित हो जाती है ना। अब अगला अगला पॉइंट इसमें है रेडीनेस। रेडीनेस माने तैयारी। अगर हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं, हम अंदर से मोटिवेटेड हैं, उन चीजों को हम अच्छे से सीख पाए। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले, अगर हम किसी स्टूडेंट्स को ये बता दें कि देखो बेटा ये जो आज टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो एग्जाम में आने वाला है, तो क्या होगा? तो बच्चा तुरंत पढ़ने को तैयार हो जाएगा। और अगर बच्चा उसको सीखने को तैयार नहीं, उसके प्रति वो मोटिवेटेड नहीं है, उसके लिए उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, तो क्या होगा? चीजों को हम जल्दी से नहीं सीख पाएंगे। जिन चीजों को सीखने के लिए हम अंदर से तैयार नहीं है, जिन चीजों को हम अंदर से सीखना नहीं चाहते, उन चीजों को हम नहीं सीख सकते। कहा भी गया है कि घोड़े को हम तालाब तक ले जा सकते हैं, पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, है ना। आपको क्लास में रखा जा सकता है, आपको पढ़ने के लिए अरेंज किया जा सकता है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। जब तक आप अंदर से रेडी नहीं होंगे, पढ़ने को तैयार नहीं होंगे, तब तक आप पढ़ नहीं सकते। तो टीचर का पहले एक काम ये भी होता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करे। ठीक है, जिसकी क्लास जितना ज्यादा तैयार होती है सीखने के लिए, जितने इच्छुक होते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उस क्लास या उस सब्जेक्ट को बच्चा उतने आसानी से सीख पाता है ना। अब जो सेकंड पार्ट, जो इसका सेकंड वेरिएबल है, उसको कहते हैं मेथड वेरिएबल। मेथड वेरिएबल का मैंने पहले ही बताया था, फिर से एक बार बता दूं। वो लर्निंग के वो मेथड्स, वो प्रभावी शिक्षण की जो विधियां हैं, उन विधियों पे भी बच्चों की लर्निंग इफेक्ट प्रभावित करती है। अगर टीचर इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स यूज करता है तो निश्चित रूप से क्लास में स्टूडेंट की लर्निंग अच्छी होगी। अगर इफेक्टिव टीचिंग मेथड यूज नहीं करता, ऐसे वैसे ही पढ़ा देता है, तो लर्निंग बच्चों की अच्छी नहीं है ना। अब देखो पहला मेथड हम यहाँ बात करते हैं पार्ट वर्सेस होल मेथड। अभी मैगजीम ऑफ टीचिंग अगली क्लासों में हम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे ये चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन अभी यहाँ सिर्फ समझ लो पार्ट वर्सेस होल टीचर। या दो तरह की विधियों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरी विधि और आधी विधि, है ना। पार्ट का मतलब होता है अपने लेसन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के एक एक टुकड़े को पढ़ाता जाए व्यक्ति, और उसका रिस्पांस लेता जाए, बच्चों से क्वेश्चन पूछता जाए और आगे बढ़ता जाए। होल मेथड का मतलब क्या है? पूरे लेसन को एक बार पढ़ाने के बाद तब हम बच्चों से रेस्पॉन्स नोट करें। इन दो मेथड को की डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है, पार्ट वर्सेस होल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि पूरी विधि में क्या होता है। बच्चा पूरी इकाई को एक साथ सीखता है, और भाग विधि में या पार्ट मेथड में बच्चा एक एक पार्ट को सीखता जाता है और उन चीजों को आपस में मन में जोड़ता जाता है ना। इसमें जो पार्ट का मेथड है वो ज्यादा ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी छोटी इकाइयों में इसको तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे नॉलेज के बंडल्स में तोड़ लेते हैं, और एक एक बंडल्स बच्चा पढ़ता जाता है, सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, जिससे बच्चा बोर नहीं होता। बच्चे का कुछ छूट नहीं पाता, हर बात को बारीकी से सुन और समझ सकता है। एक मेथड की डिस्कस हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा स्पेस्ड एंड अनस्पेस्ड मेथड, यानी सीखने की अंतराल या अंतराल विधि। अंतराल या अंतराल विधि का मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि बच्चों को पढ़ाने के बाद बीच में कुछ स्पेस देना। स्पेस देने का मतलब बच्चे को इंटरेक्शन करने के लिए, बच्चों को समझने के लिए, बच्चों को डिस्कस करने के लिए, बच्चों को रिस्पांस करने के लिए हम बीच बीच में समय देते जाएं, या बीच बीच में समय न दें। ये दोनों तरह से हम पढ़ा सकते है ना। इन दोनों तरह का अलग अलग असर होता है बच्चों की लर्निंग। जहाँ स्पेस देते हैं वहां बच्चा छोटी छोटी चीजों को समझता चलता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर समझता है, फिर आगे बढ़ता है। और जहाँ हम स्पेस नहीं देते वहां बच्चा सुनेगा, आधी चीजों को भूल जाएगा, आधी चीजों को मन में रखे रहेगा, और इससे उसकी लर्निंग प्रभावित होती है ना। एक कंपेरिजन हमने कर लिया स्पेस्ड वर्सेस अनस्पेस्ड मेथड। ठीक है, देखो सेकेंड नेक्स्ट है रेसिटेशन है वर्सेस रिपीटेशन, है ना। पुनरावृत्ति और रटना, ये दो तरह की हम बात कर रहे हैं। ये भी दोनों पढ़ाने के तरीके हैं, और इन दोनों तरीकों का भी बच्चों पे
अलग अलग प्रभाव पड़ता है ना। अगला वेरिएबल है बेटा टास्क वेरिएबल। टास्क वेरिएबल का मतलब हुआ कार्य विश्लेषण, यानी बच्चों को जो सीखने की सामग्री दी जाती है उसके प्रकृति पर यह आधारित है। अब अगर इसमें भी देखें तो एक है लेंथ ऑफ द मटेरियल, सीखने की लंबाई बच्चों के लर्निंग को प्रभावित करती है। अगर हम किसी क्लास में पढ़ा लें, उसको ढेर सारा होमवर्क दें या खूब ढेर बहुत ही बड़ा लंबा लेसन पढ़ा दें और कह दें कि कल इसको हम सुनेंगे, तो क्या होगा, जितना मटेरियल का लेंथ ज्यादा होगा, बच्चे को मेमोराइज करने में, उसको याद करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो ये भी चीजें प्रभावित करती है बच्चों की लर्निंग। जितना ज्यादा लंबा लेंथ होगा मटेरियल का, बच्चा उतना कम या उतना ज्यादा टाइम लगा के ही लर्निंग कर पाएगा, है ना। तो टीचर को क्या चाहिए, टीचर को चाहिए कि मटेरियल का जो लेंथ है, जो अधिगम सामग्री की साइज है, वे बहुत ही बड़ी ना रखे, वे छोटी ही रखे। ठीक है। दूसरा है डिफिकल्टी लेवल ऑफ मटेरियल। आपने जो कुछ पढ़ाया उसका कठिनाई स्तर क्या कैसा है, ये भी बच्चों के लर्निंग के रेट को प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है। ऐसा क्यों होता है, आप जानते हो कि डिफिकल्टी लेवल कितनी होनी चाहिए। मैंने कई बार बताया है कि अगर डिफिकल्टी लेवल अगर बहुत ही ज्यादा होगी, यानी अगर बहुत ही कठिन कठिन शब्दों या कठिन कठिन स्टेंजाज या कठिन कठिन बातों या ऐसी चीजों का प्रयोग करें तो बच्चे के सर के ऊपर से बाउंस कर जाए, तो बच्चा उसको एसिमुलेट नहीं कर पाएगा, बच्चा उसे धारण नहीं कर पाएगा। जब धारण नहीं कर पाएगा तो लर्निंग का रेट भी पुअर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारी स्टडी, हमारी लर्निंग मटेरियल का जो डिफिकल्टी लेवल है वो या तो लो हो या तो मॉडरेट हो, हाई में हाई डिफिकल्टी लेवल ना हो। अगर डिफिकल्टी लेवल हाई होगी, कठिनाई स्तर ज्यादा होगा, तो बच्चे की समझ में नहीं है। तीसरा है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। मीनिंगफुलनेस का मतलब क्या हुआ, अर्थ युक्त सामग्री, यानी हम जो चीजें बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए, है ना। उनके जो है नेक्स्ट क्लास के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके एग्जाम के लिए, उन उस मटेरियल का कुछ मतलब होना चाहिए। अगर अगर स्टडी मटेरियल का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई मीनिंग नहीं आ रही, अगर अर्थहीन सामग्री है जिसका उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो उनको उसमें अरुचि होने लगती, उसको पढ़ना नहीं चाहते, उस पर ध्यान नहीं देंगे। जब उस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, उनकी लर्निंग अपने आप गिर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड कराएं, हम जो कुछ भी पढ़ाएं, वो कैसा होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये कुछ कारक थे जिन कारक पे हम लोगों ने चर्चा की। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने उन फैक्टर्स, उन कारकों के बारे में देखा, जिन फैक्टर्स या जिन कारकों का प्रभाव बच्चों की लर्निंग पे पड़ता है। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी थी इंडिविजुअल्स की, दूसरी कैटेगरी थी मेथड की, और तीसरी कैटेगरी थी टास्क की। ठीक है। यानी व्यक्तिगत रूप से कौन कौन से कारक है जो बच्चों की लर्निंग को प्रभावित करते हैं, शिक्षण विधियां कैसे लर्निंग को प्रभावित करती हैं, और बच्चों को जो हम कार्य देते हैं, जो उनका टास्क होता है, जो उनकी टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल होती है, जो लर्निंग की डिफिकल्टी लेवल, जो लर्निंग का पाथ है, वो कितना छोटा या बड़ा है, ये इनके लर्निंग को प्रभावित करता है। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लर्निंग के टाइप्स को देखेंगे कि लर्निंग कितने टाइप्स की होती है। इन चीजों को हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप